क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कर्ज से एक आम इंसान की रात की नींद उड़ जाती है, उसी कर्ज का इस्तेमाल करके दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग हर सेकंड करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक आम इंसान को बचपन से सिखाया जाता है, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, यानी कर्ज मत लो, कर्ज जाल है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। और ये बात काफी हद तक सच भी है। मिडिल क्लास के लिए कर्ज का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड का भारी बिल, महंगे पर्सनल लोन और कार लोन की वो ईएमआई जो हर महीने जेब खाली कर देती है। लेकिन अमीरों की दुनिया में डेट या कर्ज की परिभाषा बिल्कुल अलग है। वे कर्ज को एक लायबिलिटी बोझ नहीं, बल्कि एक लेवरेज हथियार मानते हैं। वे कर्ज इसलिए नहीं लेते कि उन्हें खर्च करना है, बल्कि वे कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें और अमीर बनना है। इसे कहते हैं गुड डेट। आज के इस वीडियो में हम उन 6 गुप्त रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिनका उपयोग करके दुनिया के सबसे अमीर लोग कर्ज के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। आज हम कैलकुलेशन, टैक्स लॉ और रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ इस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे। अमीरों की सबसे बड़ी ताकत है टैक्स बचाना, और टैक्स बचाने का सबसे बड़ा हथियार है बाय बोरो डाई मॉडल। इसे अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड मैककैफरी ने दुनिया के सामने रखा था। आइए समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। 1. बाय, खरीदना। मान लीजिए एक अमीर इन्वेस्टर है जिसका नाम है राज। राज ने 10 साल पहले किसी कंपनी के शेयर्स या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए में खरीदी। आज उस एसेट की वैल्यू बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गई है, यानी राज को बैठे बैठे 90 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसे हम अनरियलाइज्ड गेन कहते हैं। 2. बोरो, उधार लेना। अब राज को अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, एक नया प्राइवेट जेट खरीदने के लिए या किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर राज अपने 20 करोड़ के शेयर्स बेचता है तो सरकार तुरंत आ जाएगी और कहेगी, लाओ इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स दो। भारत या अमेरिका जैसे देशों में यह टैक्स 10% से लेकर 30% तक हो सकता है। 20 करोड़ बेचने पर राज को करोड़ों रुपए सिर्फ टैक्स में देने होंगे। तो राज क्या करता है? वो शेयर्स बेचता ही नहीं है। वो बैंक के पास जाता है और कहता है, देखो मेरे पास 100 करोड़ के शेयर्स हैं, इन्हें अपने पास गिरवी कोलैटरल रख लो और मुझे इसके बदले 20 करोड़ रुपए का लोन दे दो। यहां आता है असली ट्विस्ट, टैक्स फ्री मनी। कानून की नजर में लोन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। लोन कोई कमाई नहीं है, ये एक लाइबिलिटी है। इसलिए राज को 20 करोड़ रुपए बिना एक भी रुपया टैक्स दिए मिल गए। लो इंटरेस्ट रेट। चूंकि बैंक के पास 100 करोड़ की शेयर्स गारंटी के तौर पर हैं, इसलिए बैंक राज को बहुत ही कम ब्याज दर, जैसे 3% या 4% पर लोन दे देता है। इसे सिक्योर्ड लोन या लॉम्बार्ड लोन कहते हैं। 3. डाई, मृत्यु और विरासत। अब आप सोचेंगे कि राज इस लोन को चुकाएगा कैसे? राज इस लोन को कभी नहीं चुकाता। वो सिर्फ हर साल उसका कम ब्याज देता रहता है। जब राज की मृत्यु होती है तो उसकी संपत्ति उसके बच्चों, एयर्स को ट्रांसफर हो जाती है। कई देशों में कानून ऐसा है कि जब प्रॉपर्टी अगली पीढ़ी को मिलती है तो उसका कॉस्ट बेसिस स्टेप अप इन बेसिस हो जाता है। यानी बच्चों के लिए उस संपत्ति की कीमत 10 करोड़ नहीं, बल्कि मृत्यु के समय की कीमत 100 करोड़ मानी जाएगी। बच्चे उस संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर बैंक का लोन चुकता कर देते हैं और उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अमीर लोग अपनी संपत्ति को कभी बेचते नहीं हैं, वे सिर्फ उसके बदले उधार लेते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मुकेश अंबानी जी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के अरबों रुपए के शेयर्स हैं। मान लीजिए आज उन्हें दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया बनाना है या कोई नया पर्सनल वेंचर शुरू करना है। अगर वो अपने 5,000 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर्स बेचते हैं तो भारतीय टैक्स कानून यानी इनकम टैक्स एक्ट के तहत उन पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो सीधे 10% से 12.5% तक हो सकता है। यानी बैठे बैठे 500-600 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स में चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं? वो शेयर्स बेचते ही नहीं है। वो SBI या किसी बड़े ग्लोबल बैंक के पास जाते हैं। बैंक उनके रिलायंस के शेयर्स को प्लेज यानी गिरवी रख लेता है। इसे भारत में LAS यानी लोन अगेंस्ट शेयर्स कहा जाता है। बैंक उन्हें 3% या 4% की बेहद कम ओवरड्राफ्ट रेट पर लोन दे देता है। चूंकि ये लोन है, इसलिए इस पर 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं लगता। इस तरह वो टैक्स भी बचा लेते हैं और उनकी शेयर्स की ओनरशिप यानी मालिकाना हक भी उनके पास ही रहती है। दुनिया के 90% करोड़पति रियल एस्टेट यानी जमीन और मकान के बिजनेस से बनते हैं, लेकिन वे अपनी जेब का पैसा नहीं लगाते, वे बैंक के पैसे से खेलते हैं।
इसके लिए वे एक बेहद पॉपुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसे BRRR मेथड कहा जाता है। इसका पूरा नाम है बाई, रिहैब, रेंट, रीफाइनेंस, रिपीट। आइए इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। स्टेप 1, बाई, खरीदना। एक अमीर इन्वेस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता है जो मार्केट वैल्यू से काफी सस्ती मिल रही हो। मान लीजिए कोई पुराना या संकटग्रस्त डिस्ट्रेस्ड मकान। इसकी कीमत है 50 लाख रुपए। इन्वेस्टर बैंक से लोन लेता है और डाउन पेमेंट देकर इसे खरीद लेता है। स्टेप 2, रीहैब, मरम्मत और रिनोवेशन। खरीदने के बाद इन्वेस्टर उस मकान पर 10 लाख रुपए और खर्च करता है। वो उसका इंटीरियर बदलता है, नया पेंट कराता है, किचन और बाथरूम को आधुनिक बनाता है। अब कुल खर्च हो गया 50 लाख खरीद प्लस 10 लाख रेनोवेशन बराबर 60 लाख रुपए। स्टेप 3, रेंट, किराए पर देना। घर सुंदर हो चुका है, इसलिए इन्वेस्टर तुरंत उसमें अच्छे किराएदार रख देता है। मान लीजिए वहां से हर महीने 40,000 रुपए का किराया आने लगा। ये किराया बैंक की EMI और मेंटेनेंस के खर्च से ज्यादा होता है, जिससे इन्वेस्टर की जेब में हर महीने पॉजिटिव कैश फ्लो आने लगता है। स्टेप 4, रीफाइनेंस। अब असली जादू शुरू होता है। इन्वेस्टर बैंक के पास वापस जाता है और कहता है, मैंने इस घर को पूरी तरह बदल दिया है, इसकी नई वैल्यूएशन करो। बैंक का वैल्यूअर आता है और देखता है कि अब यह घर शानदार हो चुका है और इससे रेगुलर रेंटल इनकम आ रही है। बैंक इस घर की नई मार्केट वैल्यू 90 लाख रुपए तय करता है। इन्वेस्टर बैंक से कहता है कि मुझे इस नई वैल्यू पर कैश आउट रीफाइनेंस लोन चाहिए। बैंक नई वैल्यू का 80% यानी करीब 72 लाख रुपए का नया लोन पास कर देता है। स्टेप 5, रिपीट, दोहराना। इस 72 लाख रुपए के नए लोन से इन्वेस्टर क्या करता है? वो पुराना वाला लोन जो करीब 40-50 लाख था उसे चुकता कर देता है। अब उसकी जेब में लगभग 20 लाख रुपए कैश बच जाता है। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टर ने अपनी जेब से जो पैसा लगाया था वो उसे वापस मिल गया। घर अभी भी उसी के नाम पर है, किराएदार उसकी नई EMI भर रहा है और उसकी जेब में अगली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का पैसा भी आ गया है। अब वो इसी प्रोसेस को दूसरी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी के साथ दोहराता है, रिपीट। इसे कहते हैं OPM। OPM यानी दूसरों के पैसे से अपनी संपत्ति खड़ी करना। लोग सोचते हैं कि होम लोन एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन बड़े भारतीय रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए दिल्ली NCR या मुंबई के किसी बढ़ते हुए इलाके जैसे नोएडा या ठाणे में एक डेवलपर या बड़ा इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए का एक कमर्शियल स्पेस या बड़ा फ्लैट खरीदता है। वो खुद अपनी जेब से सिर्फ 20 लाख रुपए 20% डाउन पेमेंट देता है और बाकी 80 लाख रुपए का बैंक लोन कराता है। वो इस प्रॉपर्टी को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, MNC या बैंक को बैंक लीज पर दे देता है, जहां से उसे हर महीने भारी किराया आता है। 5 साल बाद जब उस इलाके का विकास होता है और प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है, तो वो भारतीय बैंकों की टॉप अप लोन या टॉप अप होम लोन सुविधा का इस्तेमाल करता है। बैंक बढ़ी हुई कीमत के आधार पर उसे एक्स्ट्रा कैश लोन के रूप में दे देता है। इस पैसे का इस्तेमाल वो गुरुग्राम या बेंगलुरु में अगली प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट देने के लिए करता है। यानी एक ही लोन की ताकत से भारत में लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज के मालिक बन जाते हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल पर कर्ज की बात की। अब बात करते हैं बिजनेस वर्ल्ड की। जब अमीर लोग कोई नई कंपनी खरीदना चाहते हैं तो वे अपनी जेब से पैसे नहीं निकालते, वे इस्तेमाल करते हैं लेवरेज्ड बायआउट का। सरल शब्दों में लेवरेज्ड बायआउट का मतलब है किसी कंपनी को खरीदने के लिए उसी कंपनी की संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लेना। ट्विटर और एलॉन मस्क का केस स्टडी। साल 2022 में जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने का फैसला किया तो उनके पास दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद इतना कैश नहीं था। उनका सारा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर्स में था। मस्क ने क्या किया? उन्होंने लगभग $13 बिलियन का कर्ज सीधे ट्विटर कंपनी के नाम पर लिया। यानी लोन मस्क के सिर पर नहीं बल्कि ट्विटर कंपनी के बैलेंस शीट पर चढ़ा। बाकी का पैसा उन्होंने बड़े बैंकों और इन्वेस्टर से लिया। मस्क ने टेस्ला के अपने कुछ शेयर्स को बैंक में कोलैटरल के रूप में रखा और पर्सनल लोन भी लिया। जब कोई बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट डेट लेती है तो उस कर्ज पर जो ब्याज देना होता है उसे बिजनेस का खर्च माना जाता है। टैक्स कानून के मुताबिक बिजनेस खर्चों को मुनाफे में से घटा दिया जाता है, जिससे कंपनी का टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। यानी कर्ज लेने से कंपनी का टैक्स बचता है। इसे फाइनेंस की भाषा में टैक्स शील्ड कहते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI उसके कर्ज के ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है
तो जितना ज्यादा कर्ज लिया जाएगा, शेयर होल्डर्स का मुनाफा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसे फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। कॉरपोरेट डेट और लीवरेज का भारत का सबसे क्लासिक और ऐतिहासिक उदाहरण है साल 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा जैगवार लैंड रोवर को खरीदना। जब रतन टाटा जी ने जैगवार को फोर्ड कंपनी से खरीदने का फैसला किया तो उसकी कीमत $2.3 बिलियन, लगभग 9,200 करोड़ रुपए उस समय थी। टाटा मोटर्स के पास उस समय इतना कैश नहीं था। टाटा ने क्या किया? उन्होंने एक लीवरेज्ड बायआउट यानी एलबीओ का रास्ता चुना। उन्होंने विदेशी बैंकों जैसे जेपी मॉर्गन और सिटी से एक बहुत बड़ा ब्रिज लोन लिया। इस लोन की सबसे खास बात यह थी कि इस कर्ज की गारंटी टाटा मोटर्स ने अपनी मुख्य भारतीय कंपनी पर नहीं ली, बल्कि जेएलआर की अपनी संपत्तियों और भविष्य के कैश फ्लो को कोलैटरल बनाया। बाद में जब जेएलआर मुनाफे में आई तो उसी के मुनाफे से उस कर्ज को चुकाया गया। इसे कहते हैं कि हाथी को खरीदा भी और हाथी को पालने का खर्च भी उसी हाथी की पीठ से निकाला। मिडिल क्लास इंसान महंगाई से डरता है। जब दूध, पेट्रोल और सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन अमीर लोग महंगाई का जश्न मनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि महंगाई उनके कर्ज को धीरे धीरे खत्म कर रही है। आइए इस गणित को ध्यान से समझते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मान लीजिए आज आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया जिसकी ब्याज दर 8% फिक्स है। आपने इस 1 करोड़ रुपए से एक कमर्शियल दुकान खरीद ली। अब मान लेते हैं कि देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन की दर 7% सालाना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर साल पैसे की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर 7% कम हो रही है। यानी आज की 1 करोड़ रुपए की वैल्यू अगले साल असल में कम हो जाएगी। अमीर को कैसे फायदा होता है? एसेट की कीमत बढ़ती है। महंगाई के कारण राज की जो दुकान 1 करोड़ की थी उसकी कीमत बढ़कर 1.07 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाएगी। उसका किराया भी हर साल महंगाई के साथ बढ़ता जाएगा। कर्ज की वैल्यू घटती है, लेकिन बैंक का जो 1 करोड़ का लोन था वो तो 1 करोड़ ही रहेगा। बैंक महंगाई देखकर आपके लोन की मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं बढ़ा सकता। सस्ते पैसे से चुकाना। 10 साल बाद जब महंगाई के कारण मार्केट में पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और राज की इनकम बहुत बढ़ चुकी होगी, तब वो सस्ते हो चुके 1 करोड़ रुपए को बैंक को वापस लौटा देगा। सीधी बात यह है, महंगाई पैसे बचाने वालों यानी सेवर्स को कंगाल बनाती है और सही तरीके से कर्ज लेने वालों यानी डेटर्स को अमीर बनाती है। अमीर लोग फिक्स्ड रेट डेट लेते हैं और उसे ऐसे एसेट्स में डालते हैं जो महंगाई के साथ महंगी होती जाती हैं। महंगाई समझने के लिए अपने माता पिता के जमाने में चलिए। साल 1995-2000 के आसपास अगर किसी ने 5 लाख रुपए का होम लोन लिया था तो उस समय 5 लाख बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और लोगों की सैलरी 8,000 या 10,000 रुपए महीना होती थी। ईएमआई चुकाना बहुत भारी लगता था। लेकिन आज 2026 में महंगाई और देश की जीडीपी बढ़ने के कारण लोगों की सैलरी और इनकम कई गुना बढ़ चुकी है। आज 5 लाख रुपए की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन बैंक का लोन तो अभी भी 5 लाख रुपए ही रहा। ब्याज को छोड़कर मूलधन नहीं बढ़ा। जिन्होंने उस समय कर्ज लेकर जमीनें खरीदी थीं, आज उन जमीनों की कीमत करोड़ों में है, जबकि उनका वो 5 लाख का कर्ज महंगाई ने पूरी तरह निगल लिया। अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट्स इसी फॉर्मूले पर हर साल बैंकों से हजारों करोड़ का फिक्स्ड रेट लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था में 7-8 साल बाद उस पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाजार में अमीर लोग सिर्फ अपने पैसे से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप गलत हैं। वे इस्तेमाल करते हैं मार्जिन और एसबीएलओसी, सिक्योरिटीज बैक्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट का। मार्जिन ट्रेडिंग क्या है? मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको पूरा भरोसा है कि एबीसी कंपनी का शेयर ऊपर जाने वाला है। आप अपने 10 लाख रुपए से सिर्फ 10 लाख के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन एक अमीर इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के पास जाता है। ब्रोकर उसे उसके 10 लाख रुपए के बदले 4 गुना या 5 गुना मार्जिन उधार दे देता है। अब वो इन्वेस्टर 50 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकता है। अगर शेयर 10% बढ़ता है तो नॉर्मल इन्वेस्टर को 1 लाख का फायदा होता, लेकिन इस लीवरेज्ड इन्वेस्टर को 5 लाख का फायदा होता है। यानी उसकी खुद की कैपिटल पर रिटर्न सीधे 50% हो गया। एसबीएलओसी यानी सिक्योरिटीज बैक्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट। बड़े इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को कभी नहीं बेचते। वे अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट बैंक से एक ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट ले लेते हैं। ये एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, लेकिन इसकी लिमिट करोड़ों में होती है।
जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है और बेहतरीन शेयर्स कौड़ियों के भाव मिल रहे होते हैं, तब आम जनता डर के मारे अपने शेयर्स बेच रही होती है। उस समय अमीर लोग अपनी इस लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कर्ज के पैसे का इस्तेमाल करते हैं और गिरे हुए मार्केट में सस्ते शेयर्स भारी मात्रा में खरीद लेते हैं। जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो वे उस मुनाफे से लोन चुका देते हैं और एसेट उनके पास ही रह जाता है। अब तक इस वीडियो को देखकर आपके मन में आ रहा होगा, वाह, फिर तो मुझे भी तुरंत जाकर बैंक से भारी लोन ले लेना चाहिए और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। कर्ज एक दो धारी तलवार है। अगर आपको इसे चलाना नहीं आता तो ये आपका ही गला काट देगी। अमीर लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन वे रिस्क मैनेजमेंट के उस्ताद होते हैं। आइए समझते हैं कि गुड डेट और बैड डेट में क्या अंतर है। बैड डेट, गरीबों और मिडिल क्लास का कर्ज। ये वो कर्ज है जो आपकी जेब से हर महीने पैसे बाहर निकालता है। आईफोन ईएमआई पर लेना, जो चीज हर दिन अपनी वैल्यू खो रही है, उसके लिए कर्ज लेना बेवकूफी है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरना, इस पर बैंक 36% से 42% तक का सालाना ब्याज वसूलते हैं। ये फाइनेंशियल सुसाइड है। महंगी गाड़ियों के लिए पर्सनल लोन, कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी 20% वैल्यू खो देती है। गुड डेट, अमीरों का कर्जा। ये वो कर्ज है जो किसी दूसरे इंसान जैसे किराएदार या ग्राहक द्वारा चुकाया जाता है और आपकी जेब में पैसे डालता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन, अगर आपका बिजनेस 20% का रिटर्न दे रहा है और बैंक से लोन 10% पर मिल रहा है तो वो गुड डेट है। रेंटल प्रॉपर्टी के लिए लोन, जहां किराया लोन की ईएमआई से ज्यादा हो। अमीरों का रिस्क मैनेजमेंट रूल, अमीर लोग कभी भी अपनी औकात से ज्यादा लीवरेज नहीं लेते। वे हमेशा एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो को सुरक्षित सीमा में रखते हैं। अगर उनके पास 100 करोड़ की शेयर्स हैं तो वे केवल 20 या 30 करोड़ का ही लोन लेंगे। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि अगर शेयर मार्केट 30% गिर भी जाए तो भी बैंक उनके शेयर्स को जबरन बेच ना सके, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। भारत का इनकम टैक्स कानून भी अमीरों को कर्ज लेने पर इनाम देता है। अगर आप एक सैलरी पाने वाले आम इंसान हैं तो आपको सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर केवल 2 लाख रुपए तक की ही छूट मिलती है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आपने अपनी फर्म के नाम पर कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी या मशीनरी लोन पर ली है तो भारतीय टैक्स कानून के मुताबिक उस लोन पर दिया जाने वाला 100% ब्याज यानी इंटरेस्ट आपके बिजनेस का खर्च यानी बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। मान लीजिए आपकी कंपनी का मुनाफा 1 करोड़ रुपए है और आपने लोन के ब्याज में 30 लाख रुपए चुकाए हैं, तो भारत सरकार आपसे 1 करोड़ रुपए पर नहीं बल्कि सिर्फ 70 लाख रुपए पर टैक्स लेगी। यानी लोन लेने की वजह से आपका सीधा सीधा 30% कॉर्पोरेट टैक्स बच गया। यही कारण है कि भारतीय अमीर अपनी जेब के पैसे से गाड़ी या ऑफिस नहीं खरीदते, वे हमेशा कंपनी के नाम पर लोन यानी लीजिंग या फाइनेंसिंग कराते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के अमीर लोग कर्ज के खेल को पूरी तरह समझकर उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वे बाय बोरो डाई से टैक्स बचाते हैं, बर मेथड से बिना अपने पैसे के रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा करते हैं, एलबीओ के जरिए बड़ी कंपनियों को खरीदते हैं, महंगाई को अपना पार्टनर बनाते हैं, मार्जिन और लाइंस ऑफ क्रेडिट से मार्केट क्रैश का फायदा उठाते हैं, और सबसे जरूरी, वे हमेशा गुड डेट और बैड डेट के अंतर को समझते हैं। अमीर बनने का रास्ता कर्ज से भागने में नहीं है, बल्कि कर्ज को कंट्रोल करने और उसे मैनेज करने की समझ विकसित करने में है। जिस दिन आप पैसों के इस खेल के नियमों को सीख जाएंगे, उस दिन आपके लिए भी पैसे कमाना एक गेम की तरह हो जाएगा। आपको इन 6 रणनीतियों में से कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू जोड़ी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कर्ज के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सही फैसलों का नतीजा है। मिलते हैं अगले किसी ऐसी ही डिटेल और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए।